हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSE 008 भारत में राज्यों की राजनीति वीडियो का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने MPSE 008 की जो फर्स्ट पार्ट डाला था। अब इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड पार्ट है वो हम इस वीडियो में हम इस क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले हमने वीडियो में 8 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। 9 क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार और कृषि परिवर्तन के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। या फिर कुछ क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कृषि संबंधी भूमि सुधार परिवर्तन पर निबंध लिखिए। इस तरह से अगर भूमि सुधार और कृषि पर भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये क्वेश्चन को आप पुटअप कर सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि भूमि सुधार या कृषि परिवर्तन क्या होते हैं। भूमि सुधारों विशेषकर जमींदारी उन्मूलन, क्योंकि कृषि और भूमि के क्षेत्र में जमींदारी प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, तो जमींदारी उन्मूलन और हरित क्रांति से कृषि परिवर्तन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। एक और इससे कृषि विकास को गति मिली तो दूसरी ओर कृषि में संबंधों का पूरा प्रतिमान ही बदल दिया। ये परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में आर्थिक और राजनीतिक रूप से सफल समूहों के उदय के रूप से प्रकट हुए। इन्हें लोकप्रिय रूप में कुलक या धनी किसानों के रूप में जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि व्यवस्था सामंती ढांचे, जमींदारी प्रथा और भूमिहीन किसानों की समस्याओं से घिरी हुई थी, क्योंकि जमींदारों का इतना इन्वॉल्व हो गया था कि किसान ठीक तरीके से कृषि नहीं कर पा रहे थे। और साथ ही साथ में सामंतवादी ढांचा भी जो कृषि के क्षेत्र में जो नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था, क्योंकि अगर किसान लगान नहीं देते थे या फिर किसान जमींदारों की बात नहीं मानते थे, नियमों पे नहीं चलते थे, तो जमींदार या किसानों की जमीन छीन जाती थी। यानी भूमिहीन किसानों की समस्या बहुत ज्यादा घिरी हुई थी। किसानों की स्थिति सुधारने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि सुधार नीति अपनाई गई। इसमें जमींदारी उन्मूलन यानी जमींदारी प्रथा का खत्म होना और भूमि सुधार, भू सीमा निर्धारण और भूमिहीनों को जमीन बांटना शामिल था। भूमि सुधारों का उद्देश्य किसानों को स्वामित्व अधिकार देना, शोषण कम करना और कृषि में निवेश उत्पादकता बढ़ाना। इन सुधारों ने कृषि संरचना और सामाजिक संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, हालांकि कई क्षेत्रों में इनकी सफलता सीमित ही बनी रही। तो इस तरह से कृषि और भूमि के क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया। अब बात करते हैं इनके बीच संबंधों के बारे में, भूमि सुधार और कृषि परिवर्तन में। पहला है जमींदारी उन्मूलन, स्वामित्व का अधिकार। जी, जैसे कि बिचौलियों को हटाकर जमीन सीधे किसानों के नाम पर की गई, जिससे किसानों में सुरक्षा बोध और खेती के प्रति लगाव बढ़ने लगा। तो सरकार ने कृषि परिवर्तन और भूमि सुधार में ये पहला करा कि उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करी और भूमि जो थी ना उसे किसानों में वितरित कर दी। और साथ ही साथ में जो किसान और जमींदारों के बीच में जो फसल नहीं होती थी, मार्केट में बेचने के लिए जाते थे, जैसे कोई किसान की फसल हुई, अब उसे बेचने के लिए मंडियों में जाना है। मंडियों में क्या होता था, बिचौलिए अपनी मनमाना रेट लगाते थे, यानी किसानों को तो किसानों से सस्ते दम पर फसल या खाद्य उत्पादन की चीजें ले लेते थे और वो बाजार में उच्च कीमतों में बेचते थे। मतलब यहाँ पर बिचौलियों को भी हटा दिया गया। ये एक सबसे सुधार था। अब एक किसानों का सशक्तिकरण किया गया, यानी किसानों की स्थिति मजबूत करने के लिए स्वामित्व मिलने से किसान अब भूमि सुधार और तकनीकी निवेश के प्रति अधिक प्रेरित हुए, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार आया। जब किसान मजबूत होने लगे तो अब वो भूमि सुधार की तरफ भी ध्यान देने लगे और साथ ही साथ नई नई टेक्नोलॉजी फसल के लिए अपनाने लगे, जिससे यहाँ पर भूमि सुधार और कृषि में परिवर्तन आया। दूसरा है भू सीमा कानून। बहुत सारे भूमि के लिए, बहुत सारे भूमि की सीमाएं के लिए कोई कानून बना दिए गए सरकार के द्वारा। जमीन की अधिकतम सीमा तय कर अधिशेष भूमि किसान को बांट दी गई, जिससे भूमि का पुनर्वितरण हुआ। किराएदारी सुधार, बटाईदारों और किराएदारों किसानों को कानूनी सुरक्षा और स्थायी अधिकार दिए गए। जो ही जिसकी जमीन होती थी उसे एक बटाई पर ले लेता है ना दूसरा व्यक्ति, कि भाई इतना परसेंट मैं इसमें फसल करूंगा, इतना परसेंट आपका होगा, इतना परसेंट मेरा होगा। या किराए पे ले ली जमीन कि भाई सालाना इतने पैसे दूंगा मैं, मुझे जमीन दे दे। तो उनके लिए कानूनी सुरक्षा और स्थायी अधिकार प्रोवाइड किया गया, जिससे शोषण कम हुआ और स्थिरता आई। साथ ही साथ में कृषि आधुनिकीकरण में सहायता मिली।
साथ ही साथ में भूमि सुधार ने हरित क्रांति, सिंचाई, उर्वरक और मशीनरी अपनाने की प्रक्रिया को तेज किया, क्योंकि किसान अब जोखिम उठाने में सक्षम नहीं थे। 6 पॉइंट है, ग्रामीण शक्ति संतुलन में बदलाव किए गए। भूमि स्वामित्व परिवर्तन से ग्रामीण समाज में पिछड़े तबकों का राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण हुआ, जिससे इनकी स्थिति में सुधार हुआ। साथ ही साथ में उत्पादकता और आय में वृद्धि होने लगी। जब इनमें कृषि भूमि और भूमि सुधार जैसे प्रयास किए गए और नए नए कानून और अधिकार दिए गए, तो इससे उत्पादकता और आय में वृद्धि होने लगी किसान की। कई राज्यों में भूमि सुधार के कारण छोटे और मध्यम किसानों के उत्पादन स्तर, आय में सुधार देखा जाने लगा। साथ ही साथ में सीमा और समस्याएं, कई जगह कानूनों का सही क्रियान्वयन नहीं हुआ, रिकॉर्ड छिपवाए गए, जिससे सुधार पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। फिर भी कृषि परिवर्तन की दिशा अवश्य बनी रही। तो इस तरह से हमने भूमि सुधार और कृषि क्षेत्र के बीच में जो परिवर्तन और संबंध है उनके बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 10, भारतीय राजनीति में असंतोष और विरोध आंदोलनों की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। जी, भारतीय लोकतंत्र में असंतोष और विरोध आंदोलन राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और नागरिक विरोध आंदोलन के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार के सामने और सरकार की गलत नीतियों को वो सामने रखते हैं। गलत नीति का मतलब है सरकार के द्वारा तो सही नीति है, लेकिन वो जब जनता को नहीं भाती वो नीति, तो वो गलत ही नीति होती है। इस तरह से विरोध आंदोलन चलता है, लेकिन विरोध आंदोलन समाज के हितों के लिए चलाया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत ने भारत में शांतिपूर्ण आंदोलन और जन संगठनों की परंपरा को मजबूत किया। समय के साथ भूमि, पानी, वन, मजदूर अधिकार, आरक्षण, कीमतें, भ्रष्टाचार, पहचान आधारित मुद्दों पर अनेक आंदोलन उभरने लगे। इन आंदोलनों ने न केवल नीतियों को प्रभावित किया, बल्कि शासन, लोकतंत्र की प्रकृति को भी आकार दिया, क्योंकि आंदोलन जो होते हैं वो लोकतंत्र का आधार होते हैं। हालांकि कुछ आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, वहीं कुछ हिंसक और उग्र भी हुए हैं आंदोलन समय के साथ, जिससे भारतीय राजनीति में विरोध संस्कृति एक स्थायी तत्व के रूप में स्थापित हो गई। तो अब हम बात करते हैं भारतीय राजनीति में असंतोष और विरोध आंदोलन की क्या प्रकृति है, जैसे कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का माध्यम। क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक, जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो अभिव्यक्ति जो होता है वो एक माध्यम होता है मजबूत लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। लोकतंत्र का आधार आंदोलन है, विरोध आंदोलन है। आंदोलन जनता को अपनी असंतुष्टि और मांगों को व्यक्त करने का अवसर देते हैं। ये सत्ता और नागरिकों के बीच संवाद की प्रक्रिया को भी मजबूत करते हैं। साथ ही साथ में थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्र। जी, जितने भी असंतोष विरोध आंदोलन होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से संबंधित होते हैं। भूमि अधिकार, मजदूर कल्याण, किसान संकट, बेरोजगारी, महंगाई और विकास योजनाओं से विस्थापन जैसे मुद्दे लगातार आंदोलन पैदा करते रहे हैं। साथ ही साथ में तीसरा है पहचान आधारित आंदोलन। जी, पहचान आंदोलन आधारित आंदोलन ने भी यहाँ के असंतोष और आंदोलन को बढ़ावा दिया। जैसे कि दलित, पिछड़ा वर्ग, जनजाति और क्षेत्रीय समूह ने सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर लामबंदी की, जिससे प्रतिनिधित्व की मांग मजबूत हुई। साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट है छात्र और युवा आंदोलनों की भूमिका। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण से लेकर अगर हम एंटी करप्शन के और छात्र आंदोलन तक अगर देखें, या जन लोकपाल बिल आंदोलन तक देखें, तो युवाओं ने राजनीतिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई। जिससे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा कि आज से तकरीबन 2 दशकों की राजनीति से अगर हम बात करें, दशक नहीं मतलब 2 जो कार्यकाल की पहली राजनीति 14-15 के दौरान, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, तो यहाँ पर जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो यहाँ जन लोकपाल बिल आंदोलन हुआ था, उसके नेतृत्व में दिल्ली की सरकार जो है वो पूरी परिवर्तित कर दी थी। फिर आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल के द्वारा बनाई गई जो सरकार वो थी पार्टी, उसको यहाँ पर बहुमत मिला। परंतु हाल ही में उसका बहुमत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक राजनीतिक परिवर्तन जो था वो एक आंदोलन के यानी विरोध आंदोलन के माध्यम से ही देखने को मिला। पर्यावरण और नागरिक अधिकार आंदोलन, चिपको, नर्मदा, आरटीआई और नागरिक अधिकार आंदोलनों ने शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बल दिया। साथ ही साथ में राजनीतिक स्थिरता का प्रभाव भी तेजी से बढ़ने लगा। कुछ आंदोलनों ने सरकारों को चुनौती भी दी, जबकि कुछ ने लोकतंत्र को अधिक जनमुखी बनाया, यानी प्रभाव धोरा बनाया। साथ ही साथ में मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव भी आज वर्तमान समय में बढ़ने लगा, क्योंकि कोई भी आंदोलन जो होता है उसमें भूमिका
यानी मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो खबर जो है ना, वो बड़ा चढ़ा के भी बताते हैं। आज आंदोलन तेजी से फैलते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों का रूप ले लेते हैं, जिससे राजनेताओं पर दबाव बढ़ता है। साथ ही साथ में चुनौती और सीख भी, जैसे हिंसक प्रवृत्ति, भारी हस्तक्षेप और राजनीतिकरण जैसी समस्याएं भी उभरती हैं। फिर भी आंदोलन लोकतंत्र के स्वास्थ्य के का संकेत माने जाते हैं। तो हमने ये असंतोष और विरोध आंदोलन की कुछ प्रकृति के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, 1980 के दशक के बाद भारत में दलीय व्यवस्था में हुए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो 1980 के दशक में जो भारतीय दलीय व्यवस्था में, भारतीय राजनीति में जो बदलाव हुए, उस बदलाव के बारे में बात करेंगे। जैसा कि 1980 के दशक के बाद भारत की दलीय व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले। अगर हम देखें 1952 से लेकर, यानी आजादी से लेकर 52 में पहले चुनाव हुए थे, और 1980 के दशक तक केवल एक ही दल का एक दलीय प्रभुत्व रहा था, वो था कांग्रेस का। लेकिन यहां पर अब एक दलीय प्रभुत्व समाप्त हो गया, तो यहां पर अब मिलीजुली सरकार और क्षेत्रीय पार्टियों ने उसकी जगह ले ली। तो वही उसके बारे में हम बात करेंगे। 1980 के दशक के बाद भारत की दलीय व्यवस्था में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले। पहले जहां राष्ट्रीय स्तर पर एक दलीय प्रभुत्व दिखाई देता था, एक दलीय प्रभुत्व किसका? कांग्रेस का। वहीं धीरे धीरे गठबंधन राजनीति, क्षेत्रीय दलों का उदय और बहुदलीय प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। सामाजिक न्याय, पहचान राजनीति, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और संघीय राजनीति ने दलीय संरचना को नई दिशा दी। केंद्र में स्थित बहुमत के बजाय गठबंधन सरकारें अब आम हो गई। 2014 के बाद मजबूत बहुमत की वापसी के साथ दलीय व्यवस्था ने एक नया स्वरूप भी ग्रहण किया, जो कि एक मोदी जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का खात्मा होकर एक स्थायी सरकार बनाई गई, जो सरकार थी बीजेपी। 1980 के दशक के बाद भारतीय दलीय व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए? जैसे एक दलीय प्रभुत्व कांड, जो एक दलीय प्रभुत्व मतलब कांग्रेस का जो एक दलीय प्रभुत्व था, यानी 1952 से लेकर 1980 के दशक तक जो कांग्रेस लगातार जीतती हुई आ रही थी, लेकिन उसका एक दलीय प्रभुत्व खत्म हो गया, जिससे यहाँ पर अब जो था गठबंधन सरकार का उदय हुआ। कांग्रेस का सर्वाधिक शक्तिशाली दौर कमजोर पड़ गया, विपक्षी दल अधिक संगठित होकर सामने आने लगे। साथ ही साथ में क्षेत्रीय दलों का उभार, यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की जो है जो उभरती हुई शक्ति देखने मिली, जैसे समाजवादी दल, द्रविड़, किसान, जाति आधारित दल राज्यों में मजबूत हो गए, क्योंकि हर राज्यों में एक ना एक क्षेत्रीय दल मजबूत हुआ, जिसने बड़ी पार्टी को सीटें लेने को, मतलब वहां की जो बड़ी पार्टियों को बड़ी सीटें नहीं मिलने पा रही थी, क्योंकि छोटी पार्टियां हर क्षेत्र में जीत रही थी। राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने लगे। साथ ही साथ में गठबंधन राजनीति का दौर आरंभ हो गया। 1989 के बाद अल्पमत, यानी अब जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, तो यहाँ पर अल्पमत यानी गठबंधन सरकारें बनने लगी, जिससे नीतिगत निर्णय राज्य और छोटे दलों पर निर्भर होने लगे। साथ ही साथ सामाजिक न्याय और पहचान की राजनीति बढ़ने लगी। मंडल यानी मंडल आयोग के बाद पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक आधारित दलों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल गए। साथ ही साथ में वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों का प्रभाव भी तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि 1991 के बाद भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया और हमने अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलकर वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के रूप में कर दिया। नई आर्थिक नीतियों के कारण विकास, निवेश, कल्याणकारी राज्य जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति का केंद्र में आने लगे। फिर आ गया हिंदुत्व और वैचारिक राजनीति का उदय होने लगा। 80 के दशक के बाद सांस्कृतिक वैचारिक मुद्दों ने चुनावी चेतना को प्रभावित किया और राजनीति अधिक वैचारिक बनी। साथ ही साथ में मीडिया और नेतृत्व केंद्रित राजनीति, यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि मीडिया और ब्रांड पॉलिटिक्स के चुनावी रणनीतियों को बदल दिया। साथ ही साथ 2014 के बाद पुनः बहुमत योग, यानी 2014 यानी 1989 के बाद अगर हम देखें 2014 तक, यानी 2014 तक केवल गठबंधन सरकार के युग तक नया युग था, लेकिन अब 2014 के बाद अब एक नया युग हुआ, जिसे कहा गया पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और ये पूर्ण बहुमत की सरकार जो थी, वो श्रीमान जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, उनके नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, जिससे कि गठबंधन सरकार का जो युग था वो समाप्त हो गया। तो इस तरह से हमने 1989 के बाद की दलीय व्यवस्था को बदलती हुई दलीय व्यवस्था की प्रकृति के बारे में बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति क्या है? सांप्रदायिक राजनीति और आर्थिक विकास के बीच में संबंध बताइए। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये सांप्रदायिक राजनीति। तो सांप्रदायिक होता क्या है? साधारण शब्दों में अगर देखें, भारत में
सांप्रदायिकता का जन्म अंग्रेजी शासनकाल से माना गया, जो कि भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया। अंग्रेजों के आने से पहले अल्प मुसलमान का शासन था। अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना अधिकार कर लिया, तब यहाँ के मुसलमानों का अंग्रेजों के प्रति क्रोध बना हुआ था। मुसलमान अंग्रेजों का अपना शत्रु भी समझते थे। अंग्रेजों ने भी मुसलमान विरोधी नीति अपनाई और इस प्रकार ब्रिटिश शासन में धीरे धीरे मुस्लिम समाज पिछड़ने लगा। उस समय हिंदुओं की स्थिति भिन्न थी। यद्यपि देश के विभिन्न भागों में हिंदुओं ने पृथक रूप में व मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध भी किया। इस तरह से सांप्रदायिकता तेजी से बढ़ने लगी। सांप्रदायिकता का वास्तविक अर्थ होता क्या है? जब किसी देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। अर्थात सांप्रदायिकता के कारण लोग केवल अपने धर्म को ऊंचा नहीं मानते, बल्कि अन्य धर्म को नीचा भी मानकर इससे घृणा करने लगते हैं। तो इस तरह से भारत में सांप्रदायिकता बढ़ने लगी। सांप्रदायिकता जो है आज वर्तमान में राजनीति, यानी सांप्रदायिक राजनीति वह राजनीति है जिसमें धर्म, सांप्रदाय, धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाया जाता है। इसमें धार्मिक समूहों के हितों को प्राथमिकता महत्व दिया जाता है, जिससे समाज में विभाजन, असुरक्षा और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। भारत जैसे बहुधार्मिक देशों में सांप्रदायिक राजनीति लोकतांत्रिक प्रणाली और सामाजिक सद्भाव के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। इसलिए सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए भारत में धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। इस धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत सभी धर्मों के लोगों को और सभी धर्मों को एक समान समझा जाने लगा और ये धर्मनिरपेक्षता को सांप्रदायिकता की कड़ी, मतलब सांप्रदायिकता को खत्म करने का सांप्रदायिकता को खत्म करने का एक मार्ग माना गया। ये चुनावी रणनीति यानी सांप्रदायिकता पहचान, निर्माण और सत्ता प्राप्ति के उपकरण के रूप में प्रयोग होती है। तो बात करते हैं सांप्रदायिकता और राजनीति। जब राजनीतिक दल, नेता धर्म चुनावी मुद्दा लेते हैं, तब इसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। जैसे धर्म को राजनीति का साधन बनाना। जी, राजनीति में धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट मांगे जाते हैं। इससे राजनीतिक धर्म आधारित हो जाती है। साथ ही साथ में समूह पहचान की राजनीति। लोग स्वयं को पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मानते हैं और बाद में नागरिक। ये लोकतांत्रिक समानता को कमजोर करती है। साथ ही साथ में ध्रुवीकरण। समाज को हम बनाम वे में बांट देते हैं, जिससे चुनाव धार्मिक आधार पर पड़ते हैं, ना कि विकास के आधार पर। साथ ही साथ में दंगों और तनाव की संभावना। राजनीतिक भाषण, प्रचार धार्मिक टकराव को बढ़ाते हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की वजह से सांप्रदायिकता तेजी से बढ़ती है और सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार और सुरक्षा पर खतरा महसूस होने लगता है तो सामाजिक भरोसा घटता रहता है। साथ ही साथ में लोकतंत्र की भावना कमजोर पड़ती है। लोकतंत्र समान अवसर चाहता है, लेकिन सांप्रदायिकता राजनीति एक समुदाय को दूसरे से अलग खड़ा कर देती है। सातवां है नीतियों पर प्रभाव। धर्म आधारित दबाव के कारण कई बार सरकारें तटस्थ नीतियां नहीं बना पाती, जिससे सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता और आर्थिक विकास के बीच में संबंध। तो दो तरीके से क्वेश्चन है बेटा, सांप्रदायिकता और राजनीति के बीच संबंध और सांप्रदायिक आर्थिक विकास से भी संबंध। तो आर्थिक विकास के लिए शांति, स्थिरता, सामाजिक सामंजस्य और निवेश अनुकूल वातावरण जरूरी है। सांप्रदायिकता इन सबको बाधित करती है, इसलिए इसका विकास नकारात्मक संबंध पाया जाता है। जब समाज में सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होगा और समाज में लोग घृणा करेंगे और हिंसा बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा? लोगों के रोजगार बंद होंगे और लोग नौकरी पे जाना बंद करेंगे। ठीक है ना? इस सांप्रदायिकता से लोगों का आर्थिक विकास बाधित होता है। जैसे अस्थिरता से अर्थव्यवस्था प्रभावित। दंगे तनाव के कारण बाजार, उद्योग और व्यापार ठप हो जाते हैं। इससे उत्पादन और आय घटती है। साथ ही साथ में निवेश पर असर। निवेशक स्थिर माहौल चाहते हैं। सांप्रदायिक तनाव होने पर निवेश घटा देते हैं। रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं। साथ ही साथ में सरकारी संसाधनों का विचलन, यानी विकास के बजट का बड़ा हिस्सा सुरक्षा और नियंत्रित पर खर्च होने लगता है, जिससे कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होने लग जाती है। देख रहे हो सांप्रदायिक और आर्थिक विकास के बीच में जो संबंध क्या है? मानव संसाधन पर नुकसान, तनाव, पलायन। जब सांप्रदायिक हिंसा होती है तो उससे तनाव, पलायन और बेरोजगारी और शिक्षा में रुकावट जैसी समस्या पैदा होती है। यानी इन सभी से मानव पूंजी कमजोर होती है, जो विकास का आधार है। साथ ही साथ सामाजिक सहयोग घटता है। धार्मिक विश्वास बढ़ने पर सामूहिक विकास कार्य कुशलता से पढ़ते नहीं चल पाते। साथ ही साथ में नीति निर्माण प्रभावित। जी, जब सरकारें सांप्रदायिक राजनीति से प्रभावित होती हैं
तो विकासमुखी निर्णय पीछे छूट जाते हैं। फिर उसके बाद गरीबी और असमानता को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक रुकावटों का अधिक असर गरीबों पर पड़ता है। इससे असमानता और तनाव फिर बढ़ता रहता है। तो इस तरह से सांप्रदायिकता और आर्थिक विकास के बीच में संबंध है। इससे पहले हमने राजनीति के बारे में पढ़ी, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्य की स्वायत्ता की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जी, राज्य की स्वायत्ता के बारे में बताना है। भारत के अंदर संघ है, तो राज्यों की क्या स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान एक संघीय ढांचे पर आधारित है, क्योंकि भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य मिलकर बड़े एक संघ का निर्माण करा हुआ है, जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच में बांटी गई हैं। यद्यपि भारत को औपचारिक रूप से यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, फिर भी राज्यों को प्रशासन, कानून निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में पर्याप्त स्वायत्ता प्रदान की गई है। ये स्वायत्ता मुख्य संविधान की राज्य सूची, समवर्ती सूची और पंचायती व्यवस्था के माध्यम से लागू होती है। हालांकि राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली रखा गया है, ताकि वो सभी राज्यों पर अपना अधिकार जमाए रखे और राज्य सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। फिर भी राज्यों की भूमिका विकास, कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय नीतियों में महत्वपूर्ण बनी रहती है। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्य की स्वायत्ता क्या है? पहला है राज्य सूची की शक्तियां। जी, भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्य सूची के माध्यम से राज्य को स्वायत्ता दी गई है। राज्य को पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इससे वे अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के अनुसार नीतियां बना सकते हैं। साथ ही साथ समवर्ती सूची की भूमिका भी राज्य की स्वायत्ता को सुनिश्चित करते हैं। शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इससे राज्यों को राष्ट्रीय ढांचे के भीतर रहते हुए सक्रिय भागीदारी मिलती है और यहाँ पर भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्य की स्वायत्ता सुनिश्चित होती है। साथ ही साथ में वित्तीय स्वायत्ता। जी, राज्य कुछ कर जैसे शराब कर, बिजली शुल्क, स्टंप शुल्क आदि वसूल सकते हैं। यही आय उनके विकास कार्य और योजनाओं के संचालन में सहायक होती है। साथ ही साथ प्रशासनिक नियंत्रण। राज्यों के पास अपना पुलिस तंत्र, सचिवालय, प्रशासनिक विभाग होते हैं। वे इन अधिकारियों के कामकाज और नियुक्ति पर अपना नियंत्रण रखते हैं। साथ ही साथ पांचवा है नीति निर्माण की स्वतंत्रता। राज्य अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार नीतियां भी तय करते हैं। इससे विकास के अधिक स्थानीय और प्रभावी बनता है और यहाँ पर राज्य की स्वायत्ता निश्चित होती है। साथ ही साथ में स्थानीय स्वशासन को अधिकार दिए गए, जिससे राज्य की जो शक्ति है वो मजबूत होती है। पंचायत और नगर निकायों को अधिकार राज्य सरकारें सौंपती हैं। इससे लोगों की भागीदारी बढ़ती है और प्रशासन जमीनी स्तर पर पहुंचता है, जिससे राज्य की स्वायत्ता मजबूत होती है। साथ ही साथ में न्यायिक संरक्षण। राज्यों के अधिकारों से जुड़े विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। इससे संविधान के तहत राज्यों की स्वायत्ता सुरक्षित रहती है। साथ ही साथ में सहकारी संघवाद। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर योजनाएं और नीति संचालित करते हैं, मतलब नीतियां बनाते हैं, उसे संचालित करते हैं। इससे संघीय ढांचा मजबूत होता है और राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। तो इस तरह से भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्य की स्वायत्ता के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पुनर्गठन की परिणामी समस्या क्या है? तो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन का रूपरेखा तैयार करके इसके पुनर्गठन के परिणाम की समस्या देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों की सीमाओं पहले प्रशासनिक सुविधा और ऐतिहासिक कारणों पर आधारित थी, लेकिन आजादी के बाद भारत के अंदर राज्य जो भाषाई आधार सभी भाषा के आधार पर नहीं, प्रारंभ में सभी राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, लेकिन भारत सरकार ने एक संगठन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी, जिसका काम था राज्यों का पुनर्गठन करना। और इन्होंने राज्य पुनर्गठन के लिए जो अधिनियम पास किया, उसमें कहा गया कि जो भी भारत के अंदर राज्य का पुनर्गठन जो किया जाएगा, ना तो जाति पे किया जाएगा, ना धर्म के आधार पर किया जाएगा, ना किसी आधार पे, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर। तो इसलिए इससे पहले प्रशासनिक सुधार और ऐतिहासिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता था, लेकिन समय के साथ साथ भाषिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेजी होने लगी। सबसे पहले भारत के अंदर 1956 के राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। बाद में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे नए राज्य भी बने। भारत के अंदर पहला जो राज्य बना था भाषा के आधार पर, वो बना था 1953 में आंध्र प्रदेश। तो भारत के अंदर पहला जो राज्य बना था भाषा के आधार पर, वो बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है। पुनर्गठन का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता, क्षेत्रीय विकास और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना था, लेकिन इसके साथ कई नई अंतर्राज्यीय समस्या भी उत्पन्न हुई। अब बात करते हैं रूपरेखा राज्य के पुनर्गठन की, जैसे भाषाई सिद्धांत पर आधारित। जी, राज्यों को इस प्रकार बनाया गया
कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहे ताकि प्रशासन और संचार सरल रूप से चल सके। दूसरा है प्रशासनिक सुविधा का ध्यान। नई सेवाएं इस तरह तय की गई कि शासन बेहतर और कुशलता पूर्वक चल सके और जनता को सेवाएं आसानी से मिल सके। साथ ही साथ में सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान का सम्मान की वजह से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्यों की संरचना इस प्रकार बनाई गई कि ताकि स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा सामाजिक पहचान सुरक्षित रह सके। साथ ही साथ में आर्थिक विकास का उद्देश्य, राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर राज्य बनने से उनका आर्थिक विकास हो सके। पुनर्गठन के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों को अलग अलग राज्य बनाकर विकास के नए अवसर दिए जाए। साथ ही साथ में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय असंतोष और आंदोलन को शांत करने के लिए नए राज्यों का निर्माण भी किया गया। साथ ही साथ में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गठन किया गया। संसद को ही राज्य की सीमा बदलने, नया राज्य बनाने का अधिकार सौंपा गया। अब बात करते हैं अंतरराज्य संबंधों में पुनर्गठन की समस्या। जैसे कि राज्यों के जो अलग राज्य बनने से पहले था, जल विवाद तेजी से बढ़ रहा है। नए राज्य बनने से नदियों के जल विभाजन पर विवाद बढ़े, जैसे कृष्णा नदी, कावेरी, रावी, व्यास आदि नदियों के जल विवाद आज भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ सीमा विवाद भी, सभी राज्य अपनी अपनी सीमाओं को लेकर सक्रिय होते हैं, जिसकी वजह से विवाद बढ़ता है। कुछ राज्यों में सीमाओं को लेकर निरंतर तनाव बना रहता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक या असम, मिजोरम विवाद, इनकी भी सीमा बहुत ज्यादा विवाद देखने को मिला है अलग राज्य बनाने से। साथ ही साथ में संसाधन वितरण की समस्या, खनिज, बिजली, वन, उद्योग आदि बंटवारे को लेकर नए और पुराने राज्यों में टकराव देखने को मिलता है। साथ ही साथ में राजधानी और परिसंपत्तियों का बंटवारा, जब राज्य का पुनर्गठन होता है तो राजधानी और परिसंपत्तियों के बंटवारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कार्यालय, सरकारी भवन, कर्मचारी, ऋण, संपत्तियों के विभाजन पर विवाद उत्पन्न होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जैसा कि आपने देखा कि जब पंजाब हरियाणा अलग किया गया तो दोनों को एक राजधानी को लेकर दोनों को विवाद हुआ, नहीं चंडीगढ़ को। तो मतलब हरियाणा अपनी राजधानी चंडीगढ़ को मांग रहा था, जबकि पंजाब भी मांग रहे थे। तो यहाँ पर सरकार ने बीच का रास्ता निकाला था, चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी बना दिया। ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं क्षेत्रीय विभाजन करने पर, मतलब भाषा आधार पर राज्य बनने से। साथ ही साथ में क्षेत्रीय अस्मिता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, नई पहचान उभरने से क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता है, जिससे केंद्र राज्य संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ में अंतिम है, लास्ट है, अंतिम सुरक्षा और कानून व्यवस्था को चुनौती। नए राज्यों में अक्सर प्रशासनिक ढांचा विकसित होने तक सुरक्षा और व्यवस्था की समस्या बनी हुई रहती है। तो हमने ये राज्य पुनर्गठन आयोग की रूपरेखा और इसकी समस्याओं के ऊपर हमने बात करी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में क्षेत्रीय विषमताओं पर प्रकाश डालिए। यानी क्षेत्रीय विषमता तात्पर्य होता है, विषमता मतलब होता है असमानता, यानी सभी क्षेत्र की जो असमानता है, सभी क्षेत्र जो है भारत के अंदर वो एक समान नहीं है, उनमें समानता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि जो क्षेत्रीय विषमता है उस पर प्रकाश डालिए। वास्तव में क्षेत्रीय विषमता होती क्या है, क्षेत्रवाद को पहले हम पढ़ेंगे। क्षेत्र होता क्या है, जब देश में किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र के आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने एक पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक होने लगते हैं, तब क्षेत्र के प्रति इस लगाव की भावना को क्षेत्रवाद कहते हैं। क्षेत्रवाद असंतुलन के कारण होता है, जब किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को विश्वास होने लगता है कि सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है, यानी उनके हितों की अनदेखी कर रही है, तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में उनके क्षेत्र की विकास की ओर दुर्लक्ष्य किया जा रहा है, तो ऐसे में क्षेत्रीय असमानता पनपती है। क्षेत्रवाद भारत के असमानताओं में से एक है, क्योंकि भारत के अंदर हम देखें तो क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान है, क्योंकि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहां प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी अलग है और आर्थिक विकास का जो स्थिति है वो भी उन्नत है, लेकिन हर क्षेत्र या हर राज्यों में एक समान नहीं है। सामाजिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था में क्षेत्र के अनुसार काफी विभिन्नता पाई जाती है। यही अंतर आगे चलकर क्षेत्रीय विषमताओं का रूप ले लेता है। कुछ राज्य तेजी से औद्योगिक और आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, जबकि कुछ राज्य अभी भी कृषि और परंपरागत आजीविका पर निर्भर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास में भी असमानताएं देखी गई हैं। ये विषमताएं विकास प्रक्रिया को असंतुलन बनाती है और क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म दे सकती है, क्योंकि भारत के अंदर एक विविधतापूर्ण देश है और यहाँ पर बहुत सारी जाति और धर्म और समुदाय, भाषा के लोग निवास करते हैं। इसी आधार पर भारत के अंदर प्राकृतिक संसाधन भी बहुत है, लेकिन
भारत के संपूर्ण राज्यों का प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में अगर स्तर देखें वो आसमान है। जिस राज्य के पास या क्षेत्र के पास प्राकृतिक संसाधन अधिक है तो वो अधिक उन्नत है, जबकि जो क्षेत्र या राज्य इन संसाधनों की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तो वो कम उन्नत है। तो इसलिए कुछ क्षेत्र का विकास हुआ है, कुछ क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तो इससे क्षेत्रीय समानता बढ़ती है। साथ ही साथ में जिस क्षेत्र का व्यक्ति जीत कर जाता है वो अपने क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देता है दूसरे क्षेत्र की तुलना में, इसलिए भी क्षेत्रीय विषमता या असमानता फैलती है। चलिए बात करते हैं भारत में क्षेत्रीय विषमताओं के प्रमुख पहलू क्या है, जैसे कि आर्थिक विकास में असमानता। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक औद्योगिक व सेवा क्षेत्र में सबसे आगे हैं, जबकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश कई हिस्से अभी भी पिछड़े हुए हैं। इससे प्रति व्यक्ति आय में बड़ा अंतर दिखाई दिया है, जिससे आर्थिक विकास में असमानता देखी गई है। साथ ही साथ कृषि उत्पादकता में अंतर, हरित क्रांति के प्रभाव जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन अधिक है, जबकि अगर हम पूर्वोत्तर मध्य यानी पूर्वोत्तर मध्य भारत की अगर बात करें, वहां कृषि उपज की मानसून पर निर्भर होती है और उत्पादकता कम है, जिससे यहां पर जो असमानता देखी गई कृषि उत्पादकता में, जिससे क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा मिलता है। फिर औद्योगिकरण का असमान प्रसार, औद्योगिक क्षेत्र कुछ चुनिंदा शहरी और तटीय क्षेत्रों तक सीमित है। पूर्वोत्तर पहाड़ी और जनजातीय बहुल क्षेत्र में उद्योगों की कमी से रोजगार के अवसर कम है, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है। साथ में शिक्षा और साक्षरता में भी अंतर, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में साक्षरता दर काफी अधिक है, जबकि कुछ राज्यों में अभी भी शिक्षा की पहुंच सीमित है, जिससे मानव संसाधन विकास प्रभावित होता है और जिससे क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा मिलता है। बात ही साथ पांचवा है स्वास्थ्य सुविधाओं में विषमता। जी, अस्पताल, डॉक्टर, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण सुविधाएं विकसित राज्यों में अधिक उपलब्ध हैं। इसके विपरीत ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, जिससे क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा मिलता है। बात ही बात अब बात करें 6 पॉइंट की, बुनियादी ढांचे में अंतर, जिसकी वजह से क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ती हैं। सड़क, रेल, बिजली, संचार, जलपूर्ति जैसी सुविधाएं महानगरों और विकसित राज्यों में बेहतर है, जबकि पिछड़े क्षेत्रों में इनके अभाव से विकास की गति धीमी पड़ती है। साथ ही साथ में जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है। 7 पॉइंट है शहरीकरण और रोजगार के अवसरों में अंतर। जी, भारत के अंदर सभी राज्यों में शहरीकरण और रोजगार के अवसर जो है ना, उनमें अंतर पाया जाता है। कुछ राज्य तेजी से शहरीकृत होकर रोजगार के नव अवसर विकसित कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य राज्यों में बेरोजगारी, पलायन की समस्या अधिक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ रही है। साथ ही साथ में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव भी क्षेत्रीय विषमताओं को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। जाति, समुदाय, संरचना, परंपरा और सामाजिक जागरूकता भी विकास के स्तरों को प्रभावित करती है। जहां सामाजिक सुधार सक्रियता अधिक है, वहां विकास तेज गति से दिखाई देता है, जिससे क्षेत्रीय असमानता विद्यमान है। तो इस तरह से भारत के अंदर अगर हम विभिन्न राज्य और क्षेत्रों को देखें जो कि आर्थिक दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से समान नहीं है, जिसकी वजह से भारत के अंदर क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ रही हैं। ये हमने एमपीएस 008 के सेकंड पार्ट के ऊपर हमने बात करी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।